नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस बनेगी विपक्ष की सूत्रधार, इस विषय पर। दरअसल कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दूसरी बार हरियाणा पड़ाव पर है। पदयात्रियों के लिहाज से सोमवार का दिन बेहद खास साबित हुआ। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में महिलाओं का बोलबाला रहा। पदयात्रा को मिल रहे समर्थन से राहुल गांधी का कद जरूर बढ़ा है। शायद यही वजह है कि शरद पवार जैसे नेता अब कह रहे हैं कि राहुल राष्ट्रीय स्तर पर सभी दलों को साथ ला सकते हैं। यानी एक उम्मीद की किरण उन्हें नजर आने लगी है। राहुल का कद जो पहले था अब नहीं रहा, बल्कि अब और आगे बढ़ चुका है। खबर देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खानपुर कोलिया से आगे बढ़ गई। पदयात्रा की आज खास बात ये रही कि महिलाओं ने पैदल मार्च किया। राहुल गांधी महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बहु समाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ राहुल ने कहा कि कांग्रेस तपस्वियों का संगठन है, वहीं आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरन पूजा करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। राहुल ने कहा कि पूजा दो तरह की होती है। नॉर्मल पूजा भगवान के पास जाकर होती है, आरएसएस की पूजा अलग है। राहुल ने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि जबरन उनकी पूजा हो, देश में सब लोग उनकी पूजा करें। इस बीच कांग्रेस की तपस्या में कमी हो गई थी। यात्रा से उसे पूरा किया जा रहा है। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि ये यात्रा हिंदुस्तान में फैलाए जा रहे डर और धर्म जाति के नाम पर बांटने की नीति के खिलाफ है। ये यात्रा एक तपस्या है। इससे राजनीतिक फायदा या नुकसान के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यात्रा के 3 लक्ष्य हैं। भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो। दूसरा मुद्दा, हिंदुस्तान में आर्थिक असमानता हो रही है, जिसमें सारा धन मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशंस 3 से 4 लोगों के हाथ में है। उससे भयंकर बेरोजगारी पैदा हो रही है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके सामने जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी के सामने रखे जा सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जहां पर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ सके? देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग जाति के लोगों को लड़ाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि 3 काले कानून किसानों को मारने के लिए लाए गए। जीएसटी और नोटबंदी भी छोटे कारोबारियों को मारने के लिए लाई गई। ये पॉलिसी नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार इस तरह आक्रमण नहीं करेगी। किसानों को सुरक्षा दी जाएगी। राहुल ने दावा किया कि नॉर्दर्न बेल्ट में यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी। मुझे इस बात की चिंता है कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार आए, जो लोगों की बात सुने। मुझे सरकार आने के 5 साल बाद में इंटरेस्ट है। आपको बता दें, इससे पहले रविवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेशनल लेवल पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। एनसीपी चीफ ने कहा, राहुल गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। वो आने वाले भविष्य में विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने में मदद करेंगे। शरद पवार ने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा, ये यात्रा बीजेपी द्वारा राहुल की इमेज खराब करने का जवाब साबित हुई है। लोगों का रुख उनके लिए बदला है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करना आसान नहीं है, लेकिन वो ये कर रहे हैं। शरद पवार ने यह भी कहा
कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य सियासी दलों, संगठनों और महात्मा गांधी की विचारधारा के समर्थक भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को आम आदमी से भी सहयोग मिल रहा है। बड़ी संख्या में आम लोग भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनसीपी चीफ के इस बयान को लेकर उनका धन्यवाद किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि विपक्षी दलों का मकसद बीजेपी को सत्ता से हटाना है और राहुल गांधी इसमें प्रमुख रोल निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हरियाणा से अच्छा रिस्पांस, नॉर्दर्न पर भरोसा, महिलाओं का साथ और यात्रा के 3 लक्ष्य बता रहे हैं। भारत जोड़ो पहला लक्ष्य, दूसरा है डर के खिलाफ खड़े हो, यानी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और तीसरा आर्थिक असमानता, यानी 3 से 4 लोगों के हाथ में सारी चीजें पहुंच जाएं और जो आर्थिक असमानता पैदा हो रही है, उसका जो भाव आ रहा है, उससे बचना होगा। तो 3 लक्ष्य लेके यात्रा आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की छवि इतनी सुधर चुकी है कि अब बड़े बड़े नेता ये कहने लगे हैं कि राहुल चाहें तो सभी लोगों को एक साथ ले सकते हैं। यानी एक इमेज जो बनाई गई थी, जैसा कि तथाकथित है, हमेशा कहा जाता है कि एक इमेज को लेकर बड़ा बेशुमार पैसा खर्च किया गया कि राहुल गांधी की इमेज ऐसी बना दी जाएगी। अब उस छवि से बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, अपना कद इतना बड़ा कर चुके हैं कि अब शरद पवार जैसे नेताओं को, राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं को और पूर्व गवर्नर तक को ये लगने लगा है कि राहुल गांधी जनता की आवाज बन चुके हैं और शायद ज्यादा हितैषी जनता के साबित होंगे। लेकिन क्या वास्तव में राहुल गांधी का कद ऐसा हो चुका है कि अब वो सूत्रधार के तौर पर सामने आ जाए? 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, नीतेश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी मेहमानों का। चंद्रेश जी, यात्रा को लेकर एक लाइन से शुरुआत करते हैं जो कही राहुल गांधी ने, और कई बार यात्रा में ऐसे पड़ा हुआ है जब विवाद का विषय भी बन जाते हैं, लेकिन ये के थोड़ा मायने बताइए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। क्या मायने निकाले इसके? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सत्य बात कही है। यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। और इस बात की जब मैं पुष्टि यहाँ कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कहूंगा। प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि अहिंसा, सत्य वचन, मान निसंशय दमो घृणा, एतद तपो विदुः धीरा, न शरीरस्य शोषणम। अहिंसा, सत्य वचन, दया भाव, दम और दूसरों के प्रति तिरस्कार, जिन्हें धीर पुरुष तप कहते हैं, न कि शरीर के शोषण को। तो जहां शोषण है वहां तप नहीं हो सकता। थोड़ा सा रोकेंगे। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, चंद्र जी थोड़ा सा कहा करते थे, चंद्र जी थोड़ा सा रोकेंगे। चंद्र जी है और देवता कहीं निवास करते हैं तो भारत के गांव में निवास करते हैं। चंद्र जी आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? नहीं, वो देवता किसान है। चंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी जी हाँ, 1 मिनट, एक थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे। मुकलेश जी का हम नाम नहीं ले पाए। मुकलेश शेख भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, एनसीपी प्रवक्ता है, क्योंकि हम चंद्रेश जी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। अब आप अपनी बात रखिए। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कहा, महात्मा गांधी जी ने भी वही बात कहा था कि भारत देवताओं का देश है, देवता कहीं निवास करते हैं तो गांव में। तो जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य वचन, दया भाव, भोगों का तिरस्कार करता है, उसे ही हम तप पुरुष कहते हैं या उसे तपस्वी कहते हैं। शोषण करने वाले को तपस्वी नहीं करते। अब इस यात्रा के जो 3 लक्ष्य राहुल गांधी ने कहा, जोड़ा है, उससे मैं इस बात को जोड़ रहा हूं। राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, यानी देश की राजनीति में आबो हवा में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से डराने का कार्य जो भाजपा कर रही है, उसका हम खंडन करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी ने दूसरी जो बात कही, वो कहा कि देश के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ रही है। हमारे देश के संविधान में संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात की गई है।
जबकि क्रोनिक कैपिटलाइजेशन के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार संपत्ति का केंद्रीकरण कर रही है, जिससे संपत्ति कुछ लोगों के बीच सीमित हो रहा है और बहुसंख्यक लोग संपत्ति से वंचित हो रहे हैं। इसका भविष्य में दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये जो 2-3 बातें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, वो स्पष्ट कर रही हैं कि राहुल गांधी जी ने जो बातें कही वो बातें बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन चंद्र जी, आप कंफ्यूज हैं या हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा है, सियासत से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ इसमें आप कभी धर्म का तड़का लगा देते हैं, कभी किसी का नाम लेके तड़का लगा देते हैं, तो इस तरह की चीजें धर्म का तड़का है ही नहीं है। यदि संस्कृत में कहा गया है यद दूरम यद दुराराध्यम यज्ञ दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरति क्रमम, तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आदर्श वाक्य है। इसको सिर्फ हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, जैन से, पारसी से न जोड़िए। जो दूर है कष्ट साध्य और जो दूर हुआ है वह सब तप से साध्य है, तप अवश्य करने योग्य है। तो तप का मतलब क्या है? तपस्वी कौन है? किसान है, मजदूर है इस देश के, वो तपस्वी हैं। मैं हूं, आप है, जो कर्म कर रहे हैं वो तपस्वी हैं। तो जो इस देश में ढोंग फैला रहे, भ्रम फैला, जैसे चिन्मयानंद जी के ऊपर बलात्कार का आरोप नहीं, तो ये चीजें आपको तब याद आई, ये चीजें आपको तब याद आई जब आप सत्ता से बेदखल कर दिए गए, उससे पहले नहीं याद आई? ये नहीं, पहले भी याद आई। मैं बता रहा हूं पहले कैसे याद आई। भारत में किसी भी संवैधानिक संस्था या जो है स्टैट्यूटरी बॉडी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसके आदर्श वाक्य को आप उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे संस्कृत के श्लोक हैं। आप उठाकर देख लीजिए। नहीं, संस्कृत के श्लोक तो मतलब नहीं है। तो ये बताता है बनाई गई किसानों का आज आप तपस्वी मान रहे हैं, उसमें आप कहाँ हैं? इतने वर्षों तक तो आपकी सरकार रही, तब बना लेते आप नीति। ये तो भारतीय संसद का नाम भी पता नहीं क्या रखते हैं, जिसका भारत की कहीं, भारत में वो शब्द कहीं है ही नहीं है। तो इनकी बातें अलग है, हमारी बातें अलग है। हमारा तपस्वी कहने का अभिप्राय है इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान जो कर्म करते हैं, जो कर्म में विश्वास रखते हैं, वो सभी तपस्वी हैं, वो आदर्श है, वो पूजा करने योग्य हैं। और आप महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत देवताओं का देश है और देवता कहीं निवास करते हैं तो गांव में, और वो देवता किसान है। तो राहुल गांधी जी भी वही बात कह रहे हैं जो महात्मा गांधी जी ने कहा था। और जो हमारे देश की परंपरा, जो हमारे देश की संस्कृति, जो हमारे मूल्य है देश, चलिए कम से कम संस्कृति याद आई, उसको फॉलो तो कर रहे हैं। वैभव जी, ठीक है, वैभव जी, क्या अब डर लग रहा है? अब सूत्रधार के तौर पर राहुल गांधी देखे जाने लगे हैं और ये कहा गया कि उनकी इमेज को खराब करने में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन अब बड़े नेता शरद पवार जो अक्सर चकमा दे देते हैं, कभी आपके पाले में खड़े होते हैं, आपकी गुडबुक में भी उनका नाम है, गुडविल बुक में, तो ऐसे में अगर शरद पवार जैसे नेता, नीतीश कुमार जैसे नेता तारीफ कर रहे हैं तो स्वाभाविक सा है कि एक डर का माहौल या अचेतन तो हो ही जाता है आदमी। कैसा लग रहा है आपको? रविंद्र जी नमस्कार जी। और सभी माननीय पैनलिस्ट को नमस्कार। ऐसा है रविंद्र जी कि जहां तक मेरी इसमें राय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारत में हरिश्चंद्र की तरह अपने को प्रस्तुति देने वाले और भारत को उकसाने के लिए प्रस्तुति समक्ष स्वयं के व्याख्यान में खो जाएं, संस्कारी चुम्मी ले लें और पता नहीं क्या क्या हरकतें हुई हैं भारत जोड़ो यात्रा में। जनता देख रही है, एंटरटेनमेंट का बड़ा शो है, दो राय नहीं है इसमें। मतलब बॉलीवुड भी शर्मा जाएगा कि जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं और जो अवार्ड्स होते हैं उसमें एकदम छा जाते हैं हीरो हीरोइन, कोई दो राय नहीं है इसमें। अच्छा, कौन हीरो हीरोइन नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, हमने कौन से हीरो हीरोइन नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, राहुल गांधी टिकैत जैसे नेता मुलाकात कर चुके हैं। हमारी फिल्म के हीरो है ना राहुल गांधी। नरेंद्र भाई मोदी विलन है ना इनकी फिल्म के, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो क्या दिक्कत है? मतलब ये तो भारतवर्ष की एक अचंभित फिल्म होगी, इसमें तो इनको बेशक। और मैं तो कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा में इतने बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स रहे हैं कि ये उसकी पूरी ये जो भी यात्रा की फुटेज रही है, इसको एक लिमिटेड सीरीज डॉक्यूमेंट्री करके नेटफ्लिक्स या किसी को बेचे ताकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम भी देख पाए एडिट कर करके। हाँ, थोड़ा उसमें वो कुछ डायलॉग बड़े फेमस हैं उनके,
उन डायलॉग के फिर आप जवाब दे पाएंगे? जैसे वो कह रहे कि 3 से 4 लोगों के हाथ में ही है आर्थिक समानता, फिर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आपके बड़े नेता के द्वारा, इन सब सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? अच्छा, वो तो थी एंटरटेनमेंट के बाद। अब अपन सीरियस राजनीति पे आ जाते हैं कि इस फिल्म में जो डायलॉग है वो लिखे किसने हैं और बोल कौन रहा है, वो तो कांग्रेस पार्टी बेहतर जानती है या जनता बेहतर जानती है। मैं तो कोई नहीं हूँ उसके ऊपर कमेंट करने वाला। मैं तो देश का नागरिक हूँ और देश का नागरिक एंटरटेनमेंट शो देख रहा है। अब उसके अंदर ज्यादा इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो कोई और करे, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन यदि वो अगर सीरियस राजनीति में इल्जाम और आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि देश में केवल 4 लोग ही सरकार इसलिए चला रहे हैं क्योंकि केवल वही 4 लोग दिखते हैं सरकार चलाते हुए। लेकिन सरकार चल रही है, बखूबी चल रही है और बहुत बढ़िया चल रही है। तो अन्य लोगों को सरकार चलाने में इंटरेस्ट है, अपनी शक्ल को बेबाक दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, काम करने में इंटरेस्ट है, जनता की सेवा करने में इंटरेस्ट है। हीरो हीरोइन के माफे एक मंच पे खड़े होकर नाच गाने में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, तो सबसे पहला जवाब तो आपका यही बता दे कि 4 लोग कर रहे हैं। अब आ जाए करप्शन पर। अब करप्शन इनको कुछ मिलता नहीं है बोलने में। मैं तो बोल दूं, रविंद्र जी पैसे खा के सरकार में, सत्तारूढ़ सरकार में, अन्य प्रदेशों में भी, कांग्रेस की सरकार में भी काम कराते हैं। तो आरोप हो गया। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा भी है यहाँ पर। दूसरे दलों के नेताओं में तो ऐब नजर आते हैं, वो करप्ट नजर आते हैं, लेकिन अपनी सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं उन पर आप उनको मलाई खाने दे रहे हैं। लेकिन रविंद्र जी, मेरे को एक चीज ये समझ नहीं आती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं मलाई खा रहे हैं भाजपा के नेता। अरे भाई, मलाई खाने क्यों दे रहे हैं आप? नेता प्रतिपक्ष हैं आप क्यों मलाई खाने दे रहे हैं? आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए, आप उनको कटघरे में खड़ा करिए, कौन मना करता है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जो सबूत है वो आप पब्लिक में रखिए, कौन मना करता है? आपको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। लेकिन आप करना नहीं चाहते। आपसे बोला जाए कि आप पार्लियामेंट में आके डिबेट करें, मुद्दों पर आप नहीं करना चाहते। आप पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर वो क्या कहते हैं, अपने नाटकीय तौर पे प्रदर्शन करते हैं और पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, जनता की कार्य तो रुकेगा नहीं, बिल तो फिर भी पास हो रहे हैं और काम तो फिर भी हो रहा है, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन खुली हुई है। अब तीसरे मुद्दे पे आ जाए। थोड़ा सा देखिए, बुरा लगता है सुनने में जब राहुल गांधी इतना व्याख्यान करते हैं कि भारत देश, इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ गॉडमेन बट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ people who are working in India. I mean, I don't understand. पुजारियों का देश नहीं है, तपस्वियों का देश है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि तपस्वी और पुजारी में फर्क क्या है। मुखलेश शेख मेरे साथ बैठे हैं, मुझे पता नहीं है अगर एक मौलाना पुजारी होता है या तपस्वी होता है, वो बेहतर बता पाएंगे, मेरे को समझ नहीं है इस चीज की। उसी तरह जो हमारे गुरुद्वारों में होते हैं वो सब बेवकूफ हैं। मैं बताऊं आपको, मेरी जहां तक समझ है, छोटी सोच है मेरी, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें बोलने में। आप लोग सब बड़े हैं मेरे से, है ना, कांग्रेस, एनसीपी, भाई साहब अपन बड़े हैं, अपन डर लगता है इनकी यात्रा से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी सोच छोटी है, लेकिन छोटी सोच के हिसाब से मैं बोलूं कि बाकी धर्म के जो पुजारी हैं, धर्म के जो रक्षक हैं, धर्म के बारे में जो बात करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन सब ने अपना जीवन में कोई तपस्या नहीं करी, केवल वो भोगी हैं। वो तपस्वी नहीं है। तपस्वी वो हैं जो राहुल गांधी बोले, जिनको राहुल गांधी सर्टिफिकेट। नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि तपस्वी हैं, कांग्रेस के लोग तपस्वी हैं। मैं यहीं पर जवाब दे दूं। नहीं आ रहे हैं आपके पास। चंद्र जी आपका टर्म आया तब आइएगा, मैं आपसे जवाब, अभी तो सिर्फ डिबेट शुरू हो रही है, हम सबका पक्ष ले रहे हैं, फिर हम आएंगे, आप जवाब दीजिएगा। मुखलेश जी, शरद पवार का ये बयान आया है, महाविकास अघाड़ी की सरकार, हालांकि शरद पवार चाणक्य के तौर पर भी देखी जाते हैं, दोनों की, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना की बात हो, अगर ये देखा जाए वो अपना सिक्का जो है ठीक रखते हैं, अपनी कीमत, उनकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर उनका ये बयान आ रहा है तो क्या वो मान चुके हैं कि राहुल गांधी एक लकीर खींच चुके हैं, एक बड़े नेता बन चुके हैं? देखिए रविंद्र जी, मेरी आवाज आपको आ रही होगी जी। ये राहुल गांधी गरीब अमीर जो भी सारे देश के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और आज शरद पवार साहब एक सीनियर लीडर होने के नाते और महाराष्ट्र के अंदर या बोलिए देश के अंदर, उन्हें पता है, तजुर्बावान व्यक्ति है, हमारे लीडर है एनसीपी के, और सारे लोगों से उनकी ताल्लुकात है,
उन्होंने इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके सारे लोगों को देखा है। नरेंद्र जी मोदी साहब जो है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, हमारे अमित भाई शाह साहब, सारे लोगों को जानते हैं कि किस तरह से लोग काम कर रहे, मोदी जी किस तरह से देश में काम कर रहे हैं। यानी सच जो है वो सभी एक अनुभवी नेता है। मोदी जी ने कहा है कि उनसे सलाह लिया और लेते भी हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, देवेंद्र जी भी करते हैं, और ममता बनर्जी से लेके आप सारे देश के लोग, मैं तो कहूंगा कि मेरे लीडर से सभी लोग सलाह लेते हैं और सीनियर लीडर है। अगर उन्होंने ये कहा तो सोच समझ कर कहा, क्योंकि राहुल जी जिस प्रकार एक लोगों को रास्ते में मिलने का काम कर रहा है, जिस तरह जो उन्होंने यात्रा जो है हर धर्म के लोगों को लेके आगे बढ़ रहा है, देखिए उनकी तारीफ करना, जो सच को बोलना, सच्चाई को सामने रखना, ये हमारे एनसीपी पार्टी शरद पवार साहब का जो है वो उनकी खूबी है। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो कई बार मोदी जी की भी तारीफ कर चुके हैं, तो राहुल गांधी की अगर कोई मतलब तारीफ कर रहा है, इससे एक बात ये भी निकलती है ना कि शरद पवार जी अब ये मान चुके हैं कि वो राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग बात है। सीनियर होता है। राहुल गांधी लीडर है कांग्रेस पार्टी के, हमारे पार्टी के नहीं है। राहुल गांधी जी को ममता बनर्जी, राहुल गांधी जी को आपके जो नीतीश कुमार, अखिलेश, ठीक है, सारे लोग जो है वो हम उम्र के हैं। वो लोगों की एक जो जमात ग्रुप है वो अलग है। लीडर देश के अंदर आप मानोगे तो सोनिया गांधी को, शरद पवार को, जैसे कि अभी सीनियर लीडर की बात करिए, सीनियर लीडर में शरद पवार साहब उनके साथ नहीं आता है, वो सुप्रीम सीनियर लीडर है हमारे पवार साहब। रही बात हमारे भाई साहब के कहे, अब यही तो समझना मुश्किल हो जाता है। इस चीज को हम समझेंगे प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा जी से। पवन जी, सूत्रधार के तौर पर देखा जा रहा है। अब हमने पूछा मुखलेश साहब से कि क्या अगुवाई में काम करने के लिए तैयार हैं शरद पवार, तो वो मानने को तैयार नहीं। ऐसे ही ममता बनर्जी भी मानने को तैयार नहीं है, केजरीवाल साहब भी मानने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस कह रही है कि हम भारत जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे हम मान लें कि सूत्रधार के तौर पर तैयार हो चुके हैं राहुल गांधी? जी आशीर्वाद है शरद पवार जी का। राहुल जी ने एक जो उनकी पदयात्रा निकली है, उससे मैं आपके इस कमेंट से सहमत हूँ जहाँ से आपने बात शुरू की थी जी, कि राहुल जी अपनी पुरानी इमेज से बाहर आ चुके हैं जी। जो उनकी एक इमेज स्थापित हो गई थी, उससे निसंदेह वो बाहर आ चुके हैं। और जहां तक रहा कि सूत्रधार के रूप में उभरेंगे, मेरा मानना उसमें दो चीजें। एक तो आपने ये कहा कि केजरीवाल जी या ममता जी या और लोग भी अभी उनको अपने नेतृत्व के रूप में नहीं देखते हैं। कुछ वैचारिक मतभेद ममता जी से, केजरीवाल जी से शुरू तरह आपने देखा होगा केजरीवाल जी की राजनीति कांग्रेस के विरोध में ही शुरू हुई थी। गुजरात में तो देखने को यही मिला। हाँ नहीं, इवन जब दिल्ली में उन्होंने शुरू किया तो शीला दीक्षित को ही टारगेट किया था। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इतने विरोधाभासी विचारधाराओं से जुड़े लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए या 2024 में आ जाएंगे, ऐसा कह पाना बड़ी दूर की कौड़ी है। अभी इसमें बहुत कुछ इफ एंड बट होना बाकी है। हमें लगता है कि ये सारे नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, क्योंकि कांग्रेस निश्चित रूप से सफलता पाती हुई दिख रही है, लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि उसका संगठन कितना मजबूत है। दिल्ली की राजनीति का रास्ता नॉर्दर्न इंडिया से होके जाता है। नॉर्दर्न इंडिया के बहुत से राज्यों में संगठन के नाम पर कांग्रेस की उपस्थिति नहीं के बराबर। इवन बिहार ले लीजिए, दिल्ली, यूपी ले लीजिए, या इन जगहों पे तो यात्राओं में भीड़ का उमड़ना और उसको मतों में कन्वर्ट करने का काम संगठन का होता है, जो कि अनुपस्थित है नहीं के बराबर। यूपी में चौथे नंबर पे गिनी जाती है। तो हमें लगता है कि जितने भी परिपक्व नेता हैं, ये शरद पवार भी काफी परिपक्व राजनीतिक हैं और ममता जी भी हैं, ये लोग अभी दूर से देख रहे हैं कि क्या इसके आउटकम आते हैं। तीसरा ये मामला है कि जैसे एक जमाने में कांग्रेस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी और एक टीना फैक्टर चलता था, देयर इज नो अल्टरनेटिव। इवन इमरजेंसी के पहले तक कांग्रेस तो पूरे देश की पॉलिटिक्स को अपने छत के नीचे लिए हुए थी, और एक टीना फैक्टर था, कांग्रेस के अलावा कौन। जनता पार्टी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ, 2.5 साल में लोग उससे उठ गए, फिर इंदिरा जी को ले आए। तो इस समय जो बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी जी का जो कद है वो टीना फैक्टर की जैसा बनता दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कौन, जो एक ये विपक्ष का गैप है। तो राहुल जी इसको लेकिन वहीं कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं जिसमें से ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं इसको दरकिनार किया गया है। जैसे हिमाचल का इलेक्शन हार गए, एमसीडी में 7 मंत्री लगे रहे,
चीफ मिनिस्टर लगे रहे, 17 मंत्री लगे रहे और हार गए। आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाई, पंजाब देखिए उनको हासिल नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी साबित करती हैं कि जो लहर या जिस चेहरे की बात करी है उसने कुछ हद तक चमक खोई है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो भारतीय चुनाव की खासियत रही है। हिमाचल का आपने एग्जांपल दिया, वहां 1 या 2% के आसपास से पावर शिफ्ट हो जाती है किसी और पार्टी की। ठीक ठीक। दिल्ली में भले केजरीवाल जी एनसीडी और विधानसभा में लीड लेते हैं, लेकिन लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी को जाती हैं। पंजाब में बीजेपी का जितना आधार शुरू से रहा उतना आज भी लगभग घूम फिर के 1-8% का ही फर्क आया है। तो दो राय नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो अपना काम करेगा ही, बढ़ती हुई महंगाई या और जो मुद्दे होते हैं वो तो काम करते हैं, लेकिन टीना फैक्टर का रोल हमें लगता है कि जैसे कांग्रेस के साथ एक जमाने में हुआ करता था, वैसा बीजेपी उस पोजीशन को हासिल कर चुकी है। तो कौन उनको चुनौती देगा? लड़ाई सारी इस बात की है और सारा परसेप्शन इसी बात का बनाने की कोशिश हो रही है। रमेश जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। सूत्रधार के तौर पर राहुल गांधी को देखा जा रहा है, शरद पवार जैसे बड़े नेता आप तारीफ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी क्या इस चीज को स्वीकार कर रही कि आने वाले वक्त में वो ऐसे सूत्रधार बन सकते हैं जब सारे विपक्षी दलों को वो एक कर लें? देखिए, ऐसा है कि बहुत जोर शोर से इस यात्रा की शुरुआत करवाई गई थी और फिर उसमें कुछ प्रतीक भी जोड़ दिए गए कि टी शर्ट है तो ठंड नहीं लग रही है। हमारा कहना ये है कि इस यात्रा का हासिल क्या है। हासिल से मेरा मतलब है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था परिवर्तन की कॉल इस यात्रा से जा रही है क्या? कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे सुधरेगी, कुछ इस यात्रा से निकला। अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसे सुधरेगी, कुछ इस यात्रा से निकला। समाज में जातिगत व्यवस्था से जितना तनाव पैदा हो रहा है उसका निपटारा करने के लिए इस यात्रा का क्या वैकल्पिक कार्यक्रम है, कुछ निकला। विदेश नीति पर कुछ यात्रा से निकला। कहने का मतलब क्या है, राजस्थान और हिमाचल में अभी अभी इनकी सरकार आई है, हिमाचल में आते आते इन्होंने कुछ चीजों के दाम बढ़ा दिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो अव्यवस्थाएं हैं उन अव्यवस्थाओं से निजात कब मिलेगी, इस यात्रा से कुछ निकला। अब बोल रहे साहब अडानी अंबानी को देश बेच दिया, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी हसदो अरण्य में जहां की खदानों का ठेका मिला है, वनवासी प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल जी जब छत्तीसगढ़ गए तो वो मिले भी, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। कहने का मतलब क्या है, ये यात्रा किसी समस्या के समाधान की तरफ नहीं बढ़ रही है। तो एक बात यहाँ जरूर आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से कोई समाधान नहीं निकलना, इसका कोई मकसद नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, पार्टी तो खैर बाद में बनी, अन्ना हजारे के साथ आपने भी किसी बात को लेकर आपकी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल साहब ने प्रदर्शन शुरू किया था, उसका मकसद क्या था? वो शॉर्ट आउट हो गया क्या? और आपने जब मकसद लेके चले थे, उन्होंने कहा था कसम खा के कि हम सत्ता में नहीं आए थे और अचानक से सत्ता में आ गए। तो बहुत सारी चीजें तो बदलती हैं, लेकिन मकसद अगर भारत को जोड़ने की वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर नफरत जो देश में फैलाई जा रही है उसको लेकर हमारी ये यात्रा है, कि कहाँ नफरत है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तो क्या ये वो अपने मकसद में कामयाब नहीं है? क्या वो ये बताने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि नफरत कहीं नहीं है, हम सब एक हैं, एक थे? नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए, नाम जो भारत जोड़ो यात्रा का है, इसका आप शुरू में देखें, जब ये कन्याकुमारी में थे, जहां से यात्रा शुरू करने वाले थे, तो भी ये सवाल उठे थे। तो उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी की समस्या को उठाएंगे, हम अर्थव्यवस्था की समस्या को उठाएंगे, हम महंगाई की समस्या को उठाएंगे। मुझे बताइए, अभी अभी हिमाचल में सरकार बनी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम और बिजली के दाम उन्होंने बढ़ाए हैं वहां पे। ठीक है। तो महंगाई की समस्या को कहाँ उठा पा रहे राहुल जी? सिर्फ पैदल चलने से कुछ नहीं होगा। और आप देखें, अभी एक दिन पहले जावेद अख्तर साहब ने भी यही कहा है कि ये पैदल चलने से भी कुछ होने वाला है, देश वास्तव में परिवर्तन चाह रहा है। तो उस परिवर्तन की आवाज राहुल जी नहीं बन पा रहे। चंद्रेश जी, अब आपका जवाब चाहेंगे। आपने सबको सुना, बीजेपी ने भी जो कहा उसको भी सुना, आपने पवन जी को भी सुना, आपने रमेश जी को भी सुना। उनका कहना है कोई मकसद तो होना चाहिए ना, की बातों का जवाब देना चाहूंगा। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं कोई मकसद होना चाहिए। मकसद क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप महंगाई को लेकर कह रहे हैं तो हिमाचल में क्या हुआ?
अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों का मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि तपस्वी और पुजारी एक ही होते हैं। हो सकता है कि सभी तपस्वी पुजारी हों, लेकिन सभी पुजारी तपस्वी नहीं हो सकते। जैसे योगी आदित्यनाथ जी पुजारी हैं, तपस्वी नहीं है। चिन्मयानंद जी पुजारी हैं, तपस्वी नहीं है। साध्वी प्रज्ञा पुजारी हो सकती हैं, तपस्वी नहीं है। योगी नरेंद्र मोदी जी पुजारी हो सकते हैं, तपस्वी नहीं है। अमित शाह जी पुजारी हो सकते हैं, तपस्वी नहीं है। ठीक है। लेकिन इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश की महिलाएं, माताएं, वो तपस्वी हैं। वो पुजारी हो या न हो, तपस्वी हैं और वो आदर करने योग्य हैं। जो तपस्वी होता है वो अहिंसा का समर्थक होता है। जो तपस्वी होता है वो सत्य वचन बोलने वाला होता है। मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं। जो तपस्वी होता है वो दया का भाव रखता है। जो तपस्वी होता है वो भोगों का तिरस्कार करता है। प्रधानमंत्री जी केवल भोग और विलासिता में ही रहते हैं। तो इन्हें धीर पुरुष जो है, जो मैं बातें कहा, धीर पुरुष इसे ही तप कहते हैं। और धीर पुरुष किसी का शोषण नहीं करते, तपस्वी शोषण नहीं करता है। और भारतीय सवाल वो नहीं है ना सर, नीतियों में लगातार शोषण है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को सूत्रधार के तौर पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर रमेश जी ये कह रहे हैं कि भैया मकसद तो लेकर चलो, सिर्फ पैदल चलने से थोड़ी ना सारी चीजें हासिल हो जाएंगी आपको। रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आम आदमी पार्टी एक विकृत मानसिकता की देन है। इन्होंने जब अन्ना आंदोलन लेकर आए थे तो इन्होंने लोकपाल पर बड़ी बड़ी बातें की थी। लोकपाल का क्या हुआ? ना तो आज केजरीवाल लोकपाल पर बोल रहे हैं, ना अन्ना हजारे लोकपाल पर बोल रहे हैं। जब ये आए थे तो ये करप्शन की बात किए थे। आज भारतीय जनता पार्टी के करप्शन इनको दिखाई नहीं देती और ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महंगाई पर, बेरोजगारी पर एक ट्वीट तक नहीं करते। केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा कर पाए, वो अनशन कर पाए, वो हड़ताल कर पाए। नहीं तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि आप महंगाई को लेकर हो हल्ला करते रहते हैं। हिमाचल में क्या किया आपने? मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में दंगा हो रहा है और केजरीवाल अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीतिक पार्टी भी बनाए, राजनीति में भी आए। इन्होंने कहा कि पार्टी में सर आपको अपने सवाल का जवाब देना नहीं होगा। सुन लीजिए, नहीं आपको अपने सवाल का जवाब देना है। उनसे हम ये सवाल पूछ चुके हैं ना। सुन लीजिए, मैं वहां भी आ रहा हूँ। हाँ तो वो बताइए कि आप अगर महंगाई को लेकर हो हल्ला करते हैं तो क्यों हिमाचल में दाम बढ़ा दिए? अरे सुनिए तो पूरी बात हो जाने दीजिए। इन्होंने कहा कि एक पार्टी में एक व्यक्ति के पास 2 पद नहीं होगा। इन्होंने 2-2 पद लेकर बैठे हुए हैं। केजरीवाल साहब पार्टी का हेड बने रहेंगे और सरकार भी चलाएंगे। इनके पार्टी में जो इनके साथ लोग जुड़े, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, उनको तो ये तो सवाल आप पर भी खड़े होते रहे हैं ना चंद्र जी, कि चाहे कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, लेकिन जो कमान है वो तो गांधी परिवार के ही हाथों में रहेगी। नहीं, गांधी परिवार के हाथ में कोई कमान पार्टी का नहीं है। संगठन का एक स्ट्रक्चर है, संगठन अपना कार्य कर रही है। गांधी परिवार का संगठन में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। टोटल सांगठनिक निर्णय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा लिया जाता है। इसमें राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। रमेश जी जवाब दीजिए। नहीं है, मैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब रमेश जी से जवाब ले रहे हैं, फिर हम वैभव जी से लेंगे जवाब। हाँ रमेश जी। दूसरी बात इन्होंने नहीं अब आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं, समय सारा आपके पास चला जाएगा। रमेश जी जवाब। हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर जो आपने आज बहस का मुद्दा लिया है वो एक बड़ा व्यापक मुद्दा लिया है कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा हो रही है, इसका हासिल नहीं कर रहा है। तो मुझे जो इसका हासिल निकालने की इच्छा नहीं करके यात्रा आरंभ की गई थी नहीं हुआ। अब नाम है भारत जोड़ो यात्रा और राजस्थान की कांग्रेस में लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, कुछ उसमें अखबारों में भी आ जाती हैं। पार्टी अपना मनमुटाव नहीं हो रहा है। नहीं वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चली वो रास्ता ही भटक गई। कौन? चंद्रेश कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चली थी वो रास्ते ही भटक गई है। विकृत मानसिकता तक उन्होंने बता दिया। सर ये मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने के बाद इस देश के राजनीतिक विचार विमर्श पर क्या परिवर्तन हुआ है, जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, उसको सुन लें आप। पहली बार
देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां रहने वाले व्यक्ति को इन्होंने चंद्र जी अब उनका जवाब सुन लीजिए, बीच में चंद्र जी बीच में चंद्र जी को आपने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। चंद्र जी दूसरे का समय ना खाएं, के सामने बदतमीजी करता है। चंद्र जी पंजाब का मुख्यमंत्री है और अब पंजाब को इन्होंने अलगाववाद के हाथ में भेज दिया, वहाँ आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो गए। चंद्र जी आए दिन हत्याएं होती हैं। चंद्र जी बात आवाज आ रही नहीं आ रही है। चंद्र जी देखिए, दूसरे का वक्त मत लीजिए, आपका टर्म आए, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि बाकी वक्ता भी है हमारे पास। ठीक है रमेश जी, आपका जवाब हो गया। वैभव जी, पहली बात तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं हर तपस्वी पुजारी हो, और जरूरी नहीं कि हर पुजारी तपस्वी हो, इसका जवाब। और दूसरी बात, कई आरोप भी आपके ऊपर लगा दिए। कोई बात नहीं, मिश्रा जी भाई हैं, विचारों का आदान प्रदान तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन चंद्रेश कुमार सिंह जी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि यदि हर तपस्वी पुजारी नहीं होता है, या उन्होंने क्या बोला, हर तपस्वी पुजारी नहीं होता है और हर पुजारी तपस्वी नहीं होता है। तो ऐसा है कि मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने बोला कि सभी पुजारी तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन सभी तपस्वी पुजारी होते हैं, लेकिन हर पुजारी तपस्वी नहीं होता। चिन्मयानंद को साधी प्रज्ञा को मैं पुजारी मान सकता हूँ, तपस्वी नहीं मान सकता। ठीक है मैं कोई बात ठीक है, अच्छा हुआ कन्वे कर दिया। ऐसा है कि पहले हिंदू संस्कृति के हिसाब से पहले तो हम ये समझते कि तपस्वी, पुजारी और भोगी में क्या फर्क होता है, और कर्मयोगी में क्या फर्क होता है। चार लोग हैं। अब स्वामी चिन्मयानंद, साध्वी प्रज्ञा और हमारे योगी आदित्यनाथ, ये हैं कर्मयोगी, ये तपस्वी हैं और कर्मयोगी। एक के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, दूसरा हिंसा फैलाता है, और तीसरी जो है कहती है घर में चाकू तेज करके रखो। आपको पता है राहुल गांधी, आपको पता है राहुल, ये कर्मयोगी है जो घर में चाकू तेज करके रखने के लिए कहते हैं, और अपनी ही भक्त से जो शरीर का मालिश कराते हैं। चंद्र जी एक मिनट, चंद्र जी बीच में नहीं, चंद्र जी बीच में नहीं, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, सुन लीजिए चंद्र जी, पहले बात रखिए, आप उदाहरण दे लीजिए, उनका वक्त खा जाएंगे आप, उनका वक्त नहीं खाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं उठ जाऊंगा। चंद्र जी ऐसे डिबेट खराब हो जाएगी, आपके पास आएंगे, आप रखिएगा जी। वैभव, तो ऐसा है कि ये है कर्मयोगी, और देश की सेवा करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, अपना सारा आराम और घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के ये काम कर रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं कर्मयोगी। और नरेंद्र भाई मोदी तपस्वी के साथ साथ कर्मयोगी भी हैं। और जहां तक सभी पुजारियों की बात रही, पुजारी लोग चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो तपस्वी तो होते ही होते हैं, भोगी नहीं होते हैं। मैं और रविंद्र सिंह जी और प्रोफेसर पवन कुमार, रमेश श्रीवास्तव, चंद्र जी का मुझे पता नहीं है, लेकिन हम चारों तो, मैं श्योर हूं कि हम चारों तो भोगी हैं, ना तपस्वी हैं, ना पुजारी हैं, और ना अपने अपनी जिंदगियों में मोक्ष प्राप्ति करते हैं कर्मयोगी बन के। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मोक्ष आता है कर्म कर। अरे सर, आप इस तरह की बात करके सबको बीजेपी में शामिल कर लेंगे। नहीं बिल्कुल, आरोप लगने लगेगा। क्या बात है, नहीं हाय राम 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 राम, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भारत देश के निवासी हैं, हम लोग भारत में तो शामिल कर ही सकते हैं। हमें सुनने में आ रहा है बड़े दिनों से कि भारत टूट गया है, लेकिन उसको कोई जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे को तो ये चीज नहीं समझ आती है कि एक इंसान, कोई भी एक इंसान कैसे जोड़ेगा किसी को, और पूरे इतने बड़े नहीं। जिस तरफ उन्होंने सवाल करने की कोशिश की है, राहुल गांधी जो बार बार बात कहना चाह रहे हैं, जैसे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कितने पत्रकार ऐसे हैं जो जवाब पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये कुछ सवाल ऐसे जिनका हमेशा मन की बात नहीं, जन की बात कब होगी। आप सही कह रहे हैं, और मन की बात होती है, जनता तक पहुंचती है, उनके कैबिनेट द्वारा, मंत्रियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा। और जहां तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, मेरे ख्याल से कांग्रेस को आईने में देखना चाहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी नहीं कहलाती है जब केवल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या जब केवल एक पार्टी का सर्वश्रेष्ठ नेता करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो व्यक्ति, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहलाई जाती है जो भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है। दो चीजें देखने को मिली है।
एक तो कांग्रेस सत्ता के लिए लगातार तरस रही है, दूसरी चीज कई दलों की जो सियासी भूख है इस दौरान देखने को मिली है, तीसरी चीज यह है कि लोकतंत्र की परिभाषा सभी दल अपनी अपनी तरीके से दे रहे हैं और उस पर पूरी तरह से वो सख्त है कि यही परिभाषा है। लोकतंत्र की क्या सही परिभाषा दलों को फिर से समझने की जरूरत है या किसी को समझाने की जरूरत है, और ये सियासी भूख को किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो भी राजनीतिक दल हैं, सत्ता पाना उनका एक लक्ष्य होता है, हमें लगता है सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है, और सत्ता के माध्यम से उनको लगता है कि वो जनता की ज्यादा अच्छी तरह सेवा कर पाए। तो सियासी भूख का होना तो स्वाभाविक है, और जो पार्टी 2014 के पास से केंद्र से सत्ता से बाहर है, जो लंबे समय से पावर में रही है, तो सियासी भूख उसका बढ़ जाना तो स्वाभाविक सा लगता भी है, और वो लगातार कोशिश कर भी रहे हैं। दुर्भाग्यवश जैसे कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हुए हैं, और मुझे ये कहना होगा, मैंने पवन जी सियासी भूख का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो एक भूख होती है जिस कदर से लगती है तो वो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लेता है। एक होता है हम सेवा भाव से आते हैं और हम लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या वो भूख अब खत्म हो गई? देखिए, अगर सेवा भाव से आने और लोकतंत्र के माध्यम से सेवा करने की बात का कहा गया है, तो शुद्ध रूप में तपस्वी जैसा कोई आए और सेवा भाव से आके लोकतंत्र की सेवा करे और आम जनता की सेवा करे, ये तो बड़ी आदर्श अवस्था है, और शायद दूर दूर तक इसकी कोई सूरत नजर नहीं है। वर्तमान जो भी राजनीतिक हालात हैं उसमें इस स्तर का कोई आदमी हो जो केवल सेवा भाव से आए, बड़ा मुश्किल है कह पाना, क्योंकि जो अर्थतंत्र और राजतंत्र का एक मेल हो चुका है, खासकर 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद, तो ये तो अब बड़ा मुश्किल सा है। हर पार्टियां करोड़ों खर्चा करती हैं, तो इन करोड़ों रुपयों का फंड कहाँ से आता है? आम जनता तो दे नहीं पाती। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की परिभाषाएं, उसके मायने बदले हैं। मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ, और हाल फिलहाल तो नहीं दिखता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, सत्ता के चरित्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा नहीं दिखता। तो आर्थिक तौर पर मजबूत अगर कोई पार्टी नहीं है तो उसका सत्ता में आना हम लगभग नामुमकिन मानते हैं। नामुमकिन है। लेकिन फिर हम राहुल को की इस बात को कैसे देखें कि तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश? कहना चाहूंगा, जो हमारे वैभव जी ने भी कही और संजय जी ने भी कही, देखिए, तपस्वी और पुजारी देश दोनों का है। राहुल जी ने किन अर्थों में तपस्वी और पुजारी में अंतर किया, ये तो वही बेहतर बताएंगे, या कांग्रेस के जो मित्र लोग हैं बताएंगे। देश तपस्वियों का भी है, पुजारियों का भी। जो तपस्वी होगा बगैर पुजारी हुए तपस्वी हो ही नहीं सकता, और ये देश सबका है। हमें लगता है राहुल जी शायद ये इशारा कर रहे थे कि धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वालों का ये देश नहीं है, अगर उनका ये मंतव्य है तो, जैसा कि सुनील जी की बातों से लगा। इसमें मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि 80 और 90 के दशक में सत्ता के शीर्ष पर बैठे बहुत से लोग ऐसे थे जिनके नाम तमाम ऐसे तांत्रिक और चमत्कारी बाबाओं से जुड़े रहते थे, और कई मायनों में वो लोग, कहा जाता था कि सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो विवादित हो जाएगा। हाल फिलहाल देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो चमत्कारी माने जाते हैं, वो कभी जेल में रहते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, और शायद राजनीतिक तंत्र खामोश रहता है। अब तो ये बड़ा मुश्किल हो गया फर्क कर पाना कि सच्चे अर्थों में कोई तपस्वी है भी क्या राजनीतिक तंत्र। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक साध्वी ये कह रही हैं कि कोई भी नेता निकलता है, भीड़ तो होती ही है, तो ऐसे में राहुल निकल रहे हैं, भीड़ जुट रही है, तो इसमें कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इस संदर्भ में अटल जी की एक लाइन को याद दिलाना चाहूंगा। जब सोनिया जी कभी अपनी सभाएं करती थी चुनाव में, तो लोगों ने कहा कि सोनिया जी सभाओं में बहुत भीड़ आ रही है, तो अटल जी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, भीड़ तो आ रही है, मुझे दिख भी रही है, क्या उनके पास संगठन है जो इस भीड़ को मतों में कन्वर्ट कर पाएगा? तो अगर राहुल जी के पास, कांग्रेस के पास एक मजबूत संगठन होता तो शायद उनकी यात्राओं में उमड़ने वाली भीड़ किसी लक्ष्य की तरफ जाती हुई दिखती। लेकिन ये भीड़ उमड़ रही है राहुल जी के उस जिले से बाहर निकल जाने के बाद, फिर माहौल वैसा ही हो जा रहा है जैसा था। तो क्या हम ये मान के चले सर कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को आईना दिखा रही है और इतनी सशक्त हो चुकी है कि वो आने वाले समय में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके? अभी आम आदमी पार्टी को बहुत लंबी दूरी तय करनी है इस मामले। अभी हाल फिलहाल तो नहीं दिखता कि आम आदमी पार्टी इतनी सशक्त है कि वो बीजेपी को पूरे देश में एक बराबर चुनौती दे सके। अगर किसी पार्टी के पास क्षमता है अभी तक, तो मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है,
जो आमतौर पर पूरे देश में बीजेपी से फाइट करती, कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन वो कितनी मजबूत होगी आने वाले दिनों में, इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये अभी बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका हाल फिलहाल उत्तर उतना आसानी से नहीं मिलता है। एक और बस सवाल लेंगे, उसके बाद वैभव जी के पास जाएंगे। लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है, जब शुरुआत हुई तो उनके जो इलेक्शन होते हैं पार्टी के अंदरूनी, वो कहते हैं कांग्रेस में लोकतंत्र कायम है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं। इस बात से आप सहमत हैं क्या? देखिए, ये बड़ा अब राजनीतिक रूप से अगर आप देखें सारी पार्टियों में तो लगभग कल्चर एक जैसा है। सत्ता के शीर्ष पे जो लोग बैठे होते हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के कथनों, उन्हीं के आचरण के आधार पर पूरी पार्टी का भविष्य तय होता है, उत्तराधिकारी तय होते हैं किसी पार्टी के लिए। लेकिन तुलनात्मक रूप में अगर कांग्रेस और बीजेपी को तुलनात्मक रूप में देखें तो बीजेपी में ज्यादा बेहतर आंतरिक लोकतंत्र इस मामले में है कि उनका नियमित चुनाव होता है। कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा के और गांधी परिवार की बाउंड्री के बाहर किसी को देने की एक मतलब इच्छा जताई, और बकायदा खड़गे जी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे दो राय नहीं, कांग्रेस ने अपना एक लोकतांत्रिक शिल्प पेश किया है, जैसा उसके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वंशवादी है, तो उससे तो बेहतर छवि आई है। लेकिन निचले धरातल पे देखें तो बहुत से इलाकों में जो रेगुलर चुनाव होते हैं वो शायद मॉडल बीजेपी के पास ज्यादा बेहतर है कांग्रेस से। ठीक है वैभव जी, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि जो आरएसएस की पूजा है वो अलग है। नॉर्मल पूजा भगवान के घर जाकर होती है, आरएसएस की पूजा अलग होती है, पीएम की पूजा अलग होती है। इसका जवाब क्या है? रविंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रेश जी, और शायद कांग्रेस जी ये चंद्रेश जी के शब्द से या कांग्रेस, अच्छा नहीं ये राहुल गांधी के शब्द से। हाँ। चंद्रेश जी केवल उनको हमसे शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और कांग्रेस शायद सही कह रही है, और मैं उसको बात को आगे ले जाते हुए ये बोलूंगा। हाँ। शायद उनका इशारा मोनोपोली की तरफ है, एकाधिकार की तरफ। नहीं मैं देखिए, अब हम मतलब नहीं निकालेंगे, वो आप निकाल सकते हैं, आपके क्षेत्र अधिकार में है। लेकिन मेरे से जो आपने प्रश्न किया उसका बड़ा सिंपल उत्तर है, और मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। देखा आपने, अभी इससे पहले झपकी ले रहा था जब मेरे मित्र बोल रहे थे, लेकिन मैं अभी उठ के बैठ गया हूँ एकदम उत्तर देने के लिए। संक्षेप में दीजिए तो हम जवाब ले लें, फिर लौटें। जी, 30 सेकंड आपके पास। ऐसा है कि आरएसएस की जो पूजा है वो बड़ी सिंपल है, उस पर तो मैं कमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि पूजा करने वाले के बीच और उसके भगवान के बीच है वो पूजा। तो मैं और आप या चंद्रेश जी या राहुल गांधी तो कोई होता नहीं है उस पर कमेंट करने वाले। ठीक है। लेकिन मैं इस कमेंट पे जरूर कमेंट करूंगा कि पूजा करने वाले और उसके भगवान के बीच होती है। बिल्कुल ठीक है, भगवान के पास जाकर होती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो ये कहते ही है कि अपने मेरे बिना ना होगा नसीब स्वर्ग। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर जाओ और पूजा कर लो भगवान के पास जाके, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। हमारी चंद्र जी 30 सेकंड आपके पास, और हम कर रहे हैं। चंद्र जी 30 हम तो कर्मयोगी की बात कर रहे हैं। संक्षेप में जवाब चाहिए, बात का जवाब चाहिए। आपने भी लोकतंत्र को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उसी लोकतंत्र को स्वीकार करती है जो डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था। उन्होंने अब्राहम लिंकन को कोट करते हुए अब्राहम लिंकन की बातों को समर्थन किया और कहा कि सिर्फ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं होनी चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी इन्वॉल्व है। राहुल गांधी जी यही बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे देश में नफरत और हिंसा को हमें खत्म करना है, जो भाजपा बढ़ावा दे रही है। आप बताइए, क्रॉनिक कैपिटलाइजेशन के साथ संपत्ति का जो केंद्रीकरण किया जा रहा है, इसका कितना बुरा प्रभाव हमारे छोटे मोटे उद्योग धंधों पर, कल कारखानों पर, व्यवसायियों पर पड़ा है और संगठित क्षेत्र पर पड़ा है। लेकिन किसी एक नेता के ये कह देने से आपको खुश नहीं हो जाना चाहिए, बाकी दलों को भी आपको साथ लेना चाहिए। अगर कोई दल आपसे सहमत नहीं है तो उनके पास जाकर कम से कम उनके साथ बातचीत करना चाहिए। वैसे भी कोई नियत कांग्रेस की दिखाई नहीं देती है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं, ऐसा कांग्रेस मान रही है कि एक सूत्रधार के तौर पर वो तैयार हैं। शरद पवार भी ये मान रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था हमारे पास इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। लेकिन अभी भी जैसा कि पवन जी कह रहे थे कि मेहनत बहुत करनी है कांग्रेस को, और जो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कि हम सशक्त हैं, लेकिन अगर एक साथ नहीं आए सभी विपक्षी दल तो एक बार फिर से चुनौती मुश्किल होगी और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सशक्त चेहरे के तौर पर देखा जाता है और उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको कुछ हद तक छूते हुए राहुल गांधी भले ही नजर आ रहे हों, लेकिन कुछ कर दिखाना होता है। तो क्या वो कर दिखाएंगे? केवल शरद पवार के कह देने से वो बड़े नेता नहीं हो जाते हैं। तो क्या बड़े नेता की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, ये भी एक सवाल बनता है। इसका जवाब हमें 2024 में मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।